Hello, my dear friends. In previous lecture, we solved so many problems regarding fundamental particles. Still, some problem remaining. I stopped that solving problem due to the length of lecture. So, this problem visible on your screen, that is the problem number T13, and that one is a very most important question. And so far as the competition is considered, तो काफ़ी कॉम्पिटिटिव क्वेश्चन जो होते हैं वो इस तरह के होते हैं। जरा इसको आप पढ़िए। ऐसे 3 क्वेश्चन हैं पीछे एक्सरसाइज में, 3 क्वेश्चंस आर देयर। तो पहले आप इसको समझने की कोशिश करिए। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। आपको बोला है कि एक एलिमेंट है जिसका मास नंबर 81 है, ठीक है, और उसमें जो है वो इतने 31.7% मोर न्यूट्रॉन प्रेजेंट कंपेयर टू द प्रोटॉन। तो अब आपको बताना है कि ये एटम का सिंबल क्या होगा, ठीक है। तो जिसकी भी कंपैरिजन की है आपको पहले उसको सपोज कर लेना है। किसके साथ कंपैरिजन है? प्रोटॉन के साथ। तो उसको सपोज कर लो। बहुत इजी प्रॉब्लम है, उसमें कुछ डिफ़िकल्ट नहीं है। आपको जेड फाइंड करना है, नंबर ऑफ प्रोटॉन पता चल जाएगा, एटॉमिक नंबर पता चल जाएगा, एलिमेंट पता चल जाएगा, ठीक है। तो आप इस तरह सॉल्व करिए। चलिए, ठीक है, मैं स्टार्ट करता हूँ। आपको क्या क्या दिया है वो पहले आप नोट कर लो। आपको एटॉमिक मास दिया है 81। चलो स्टार्ट करो मेरे साथ। 81। अब आप सपोज कर लो कि सपोज प्रोटॉन x, सपोज इसके अंदर जो प्रोटॉन है p प्लस इज इक्वल टू x। अब आपको न्यूट्रॉन दिया है 31.7% मोर। तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितने होंगे वो कैलकुलेट कर लो। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स होंगे एक्स, जितने प्रोटॉन है उतने न्यूट्रॉन तो होंगे, लेकिन इसमें जो न्यूट्रॉन है वो 31.7% मोर है। तो उसको मैं इतना ऐड कर दूं न्यूट्रॉन, मतलब कि 31.7% मोर देन द एक्स। क्योंकि मोर देन द प्रोटॉन, प्रोटॉन हमने सपोज कर लिया एक्स। अब परसेंटेज की साइन निकालनी है तो 3/100, ठीक है। इसको आप अगर सिंप्लीफाई करेंगे तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स आपको मिलेंगे 1.317x, इतने न्यूट्रॉन मिलेंगे। अब प्रॉब्लम इजी हो गया आपके लिए। ऐसा 3 प्रॉब्लम है हमारी बुक में। तो पहले काम करना है, सपोज कर लो। अब एटॉमिक मास का फॉर्मूला अप्लाई करो। एटॉमिक मास का फॉर्मूला क्या है? एटॉमिक मास इज इक्वल टू प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। अब आपका एटॉमिक मास है 81, वो लिख लो। प्रोटॉन कितने आपने सपोज किए एक्स, आपको न्यूट्रॉन कितने मिले 1.317 एक्स। एक्स को कॉमन निकाल लो तो x1 इज इक्वल टू एक्स कॉमन निकलेगा तो ब्रैकेट में रहेगा 2.317, ठीक है। अब x को फाइंड कर लो, वो आपके नंबर ऑफ प्रोटॉन से आपका आंसर आ गया। x इज इक्वल टू 81 डिवाइडेड बाई 2.317, तो आपको मिलेगा आंसर 34.96, और 34.96 इज नथिंग बट नियर अबाउट 35। तो ये सिंबल किसका है? जिसका एटॉमिक नंबर 35 हो, वो आपने प्रिपेयर नहीं किया है, लेकिन कहीं प्रॉब्लम में आपके पास सामने आया होगा। तो सीधा आंसर आपके पास अब एटॉमिक मास है, एटॉमिक नंबर है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स x35, मतलब कि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स 35 है। तो आंसर सीधा आएगा, सिंबल होगा ये रहा रेड कलर का, वो आंसर लिख लीजिए। सिंबल होगा ब्रोमीन 3581। चलिए, ऐसा ही एक प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम नंबर 43, वो आप पढ़िए। इसका हम सॉल्यूशन करते हैं। अब देखिए यहाँ पे जो आपको पहले बोला है उसको थोड़ा नोट कर लीजिए। एटॉमिक मास नंबर आपको दिया है 37। चलो, और जो एलिमेंट है उसके ऊपर एक नेगेटिव चार्ज है, मतलब कि मानो कि मेरा एलिमेंट ए है तो उसके ऊपर -1 है, and they contain 11.1% more neutrons than the electron।
इलेक्ट्रॉन से न्यूट्रॉन जो है वो 11.1% मोर है। ठीक है, तो अब क्या करेंगे आप, तो आप किसी भी तरह से कर सकते हैं, आप प्रोटॉन को भी सपोज कर लो, इलेक्ट्रॉन को भी सपोज कर लो। ठीक है, तो मैं आपको एक क्लू दे रहा हूँ, जो जिसके साथ कंपैरिजन है न्यूट्रॉन की, इसको सपोज कर लो और थोड़ा आपका लॉजिक लगा लो। ठीक है, तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं इसमें। तो आप पहले एटॉमिक मास नोट कर लो। मेरे पास एटॉमिक मास कितना दिया है हमको, 37। चलिए, एटॉमिक मास 37। अब एलिमेंट मानो कि मेरा एलिमेंट जो है वो X है, उसके ऊपर एक नेगेटिव चार्ज है। ये लिखना नहीं है, मैं आपको बता रहा हूँ कि यहाँ पे पूछा है कि एक नेगेटिव चार्ज, मतलब कि प्रोटॉन से एक इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होगा और प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन से कम होगा, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन बाहर से ऐड हुआ है। तो सपोज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स X, सपोज ये करोगे तो इजी रहेगा, ये जो बाजू में सॉल्यूशन है इस तरह लेंदी नहीं हो जाएगा। सपोज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज इक्वल टू X, आप सपोज कर लो, और यहाँ जो है ना आप Y माइनस सपोज कर लो, Y माइनस मेरा एलिमेंट है। इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, नहीं लिखेंगे तो भी चलेगा, लेकिन आप याद रखना कि जो एलिमेंट है वो नेगेटिवली चार्ज्ड है। आंसर मत देखना, मैं सॉल्यूशन जो कर रहा हूँ उसके ऊपर ध्यान दीजिएगा। अब नंबर ऑफ प्रोटॉन मुझे निकालने हैं। नंबर ऑफ प्रोटॉन, तो जितने इलेक्ट्रॉन है उतने तो नंबर ऑफ प्रोटॉन है। किसके साथ कंपैरिजन है वो ज़रा देख लेना, न्यूट्रॉन के साथ है, सॉरी। तो मुझे नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स निकालने हैं, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, जितने इलेक्ट्रॉन है उतने तो है ही, और कुछ 11.1% ज़्यादा है, तो मतलब कि 11.1 x डिवाइडेड बाई 100, परसेंट की साइन निकालूंगा तो 100 से डिवाइड करूंगा। ठीक है, तो कितने में मेरे को नंबर ऑफ वो मिले, देखिए आएगा 1.111x, 1.111x। ठीक है, 1.111x, इतने न्यूट्रॉन। अब आपको प्रोटॉन निकालने हैं। प्रोटॉन तो इजीली है, एक इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है, मैंने इलेक्ट्रॉन सपोज किए हैं x, तो प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन से एक कम होगा, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है ड्यू टू नेगेटिव चार्ज। तो प्रोटॉन रहेंगे मेरे x-1, वो तो लॉजिकली आपको करना है। अब वो फॉर्मूला लगा दो, एटॉमिक मास इज इक्वल टू प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। ठीक है, प्रोटॉन एटॉमिक मास कितना दिया है आपको, 37। प्रोटॉन कितने हैं, x-1। न्यूट्रॉन कितने आए हमारे, 1.111x। इसको सिंप्लीफाई करो तो होगा 37, ये इस साइड आएगा तो 38, ये प्लस की साइन यहाँ पे रह गई है, ये -1 को इस साइड ले लो तो ये 38 हो जाएगा। 38 इज इक्वल टू x प्लस, तो x कॉमन निकाल लो तो अंदर बचेगा 2.111। अगर यहाँ पे सिंप्लीफाई करना चाहते हो तो थोड़ी देर रुक जाना, तो आपका x मिलेगा, ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है ध्यान में रखना, 38 डिवाइडेड बाई 2.111। अब 38 डिवाइडेड बाई 2.111 करेंगे तो हमें आंसर क्या मिलेगा, चलो जल्दी से कर लो फटाफट। 38 डिवाइडेड बाई 2.111 और आंसर लिखो। आंसर आएगा आपका 18। वो सीधा पता चल जाता है 38 और डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, 2.111 है, आंसर 18 आएगा। तो प्रोटॉन कितने रहेंगे हमारे पास, प्रोटॉन इज इक्वल टू x-1 इज इक्वल टू 18 तो हमारा एटॉमिक नंबर आया 17। तो एटॉमिक नंबर अगर 17 है और एक नेगेटिव चार्ज है, एटॉमिक मास 35 है, तो फाइनल आंसर आपको 17 नंबर का एलिमेंट पता है, ये रहा आंसर। जो ब्लू कलर का मैं डार्क कर रहा हूँ, सॉरी ये रेड कलर का जो दिखा है, तो ये आंसर पूरा आप लिख लीजिए। एलिमेंट का सिंबल रहेगा 37 17 क्लोरीन। ठीक है, और ऐसा एक प्रॉब्लम है, चलिए सॉल्व करते हैं।
ये प्रॉब्लम पहले मेरी इच्छा थी कि आपको होमवर्क में दूं, लेकिन एक बार मैं आपको बता दूं, थोड़ा सोल्व कर दूं, बाद में आप 2 दिन के बाद प्रैक्टिस करना, ठीक है। अभी मैं समझा रहा हूं तो आपको पूरा समझ में आ तो जाएगा कि ऐसे ऐसे हो रहा है। देखिए इसमें क्या है कि एटॉमिक मास दिया है आपको 56। कौन सा दिया है, कितना दिया है, 56, और उसके ऊपर 3 यूनिट पॉजिटिव चार्ज है। 30.4% उसके पास न्यूट्रॉन मोर है विथ रिस्पेक्ट टू इलेक्ट्रॉन्स। तो पहले क्या करेंगे हम लोग, पहले हम लोग करेंगे कि आप लोग एटॉमिक मास नोट कर लो, कितना दिया है, 56, ठीक है। अब आपको 3 यूनिट चार्ज, मानो कि मेरा एलिमेंट वाई है तो वाई के ऊपर 3 प्लस चार्ज है, वो ध्यान में रखना। 3 इलेक्ट्रॉन निकल गए हैं इसमें से। तो सपोज इलेक्ट्रॉन एक्स प्रेजेंट इन इट, सपोज इलेक्ट्रॉन्स इज इक्वल टू एक्स, तो 3 इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन से कम है, तो मेरे प्रोटॉन कितने होंगे, यहाँ मैं पहले लिख लेता हूँ। तो प्रोटॉन क्या होंगे, x+3, सही है ना। 3 इलेक्ट्रॉन निकल गए तो मुझे प्रोटॉन 3 ज़्यादा होंगे, x+3। अब न्यूट्रॉन कितने, 30.4%, तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन फाइंड करो। न्यूट्रॉन इज इक्वल टू, जितने इलेक्ट्रॉन्स हैं उतने तो है ही x। अब 30.4% ज़्यादा है, 30.4 x, x से 30.4 परसेंटेज की साइन निकालूंगा तो 100। इसको सिंप्लीफाई करूंगा तो मेरे पास नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स आएंगे, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इज इक्वल टू 1.304x। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो इतना आएगा। अब एटॉमिक मास का फॉर्मूला लगा दो, एटॉमिक मास इज इक्वल टू प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। एटॉमिक मास कितना दिया है मुझे, देख लो एक बार, 56, तो यहाँ पे लिख लो 56। ये एटॉमिक मास इज इक्वल टू 56, एटॉमिक मास इज इक्वल टू प्रोटॉन कितने, तो कि x+3, न्यूट्रॉन कितने, तो 1.304x। ये 3 इस साइड ले जाओ तो ये 53, 53 इज इक्वल टू x को कॉमन निकालो ये दोनों टर्म में से, तो ब्रैकेट में रहेगा 2.304, ठीक है। अब x को निकालो, x विल बी 53 डिवाइडेड बाई 2.304, तो ये आंसर आपका आएगा 23। अब प्रोटॉन कैलकुलेट कर लो, वही उसका एटॉमिक नंबर होगा। प्रोटॉन प्लस इज इक्वल टू x+3, x+3 इज इक्वल टू 23 + 3 इज इक्वल टू 26, तो ये रहेगा एटॉमिक नंबर Z। नंबर ऑफ प्रोटॉन आर नथिंग बट द एटॉमिक नंबर। अब आपके पास एटॉमिक नंबर आ गया, एटॉमिक मास तो आपको पता है। एटॉमिक नंबर से आपको पता चलेगा, क्या पता चलेगा, कि वो कौन सा एलिमेंट है। तो मैं यहाँ पे आंसर के नीचे लाइन कर रहा हूँ, तो सिंबल ये आएगा आपके पास Fe56, 26 Fe3+, 26 नंबर का एलिमेंट वही है। तो इस तरफ से आपको स्टेप बाय स्टेप जाना है, ठीक है। अपने आप कैलकुलेशन करिएगा, मैंने आपको ये सिखाया कि आप ऐसे कर सकते हो। 3 प्रॉब्लम्स आर देयर बैक साइड इन अवर टेक्स्ट बुक, ओके। अब मैं कुछ आपको इजी प्रॉब्लम आपके लिए दे रहा हूँ आंसर के साथ, आप इसको सोल्व करिएगा, ठीक है। इसके बाद मुझे थोड़े थियोरिटिकल कंसेप्ट के ऊपर जाना है। सो लेट अस मूव टू द सम प्रॉब्लम्स दैट यू हैव टू सोल्व इन होमवर्क। ये देखिए, उसको मैं आपके लिए वो E1 E2 से नोट करके दे रहा हूँ। तो 4-5 कुछ क्वेश्चन है, आप अपनी स्क्रीन के ऊपर देख लीजिए, आंसर के साथ है। आपको नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कैलकुलेट करने हैं इसमें, कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स माय फ्रेंड्स, ठीक है। और N3- आयन है और वो 1 मोल है, देखिएगा। तो पहले एक में कैलकुलेट कर लीजिए, एक में 7 और 10 इलेक्ट्रॉन आ रहा है, 10 इलेक्ट्रॉन। अगर एक नाइट्रोजन में 10 इलेक्ट्रॉन है तो 1 मोल में कितने होंगे, 1 मोल में आप कैलकुलेट कर लीजिए। और ये आंसर, ये हम आगे भी कर चुके हैं एक बार, ठीक है। ये दूसरा क्वेश्चन, फाइंड द टोटल नंबर ऑफ, ये भी हम आगे लेक्चर में कर चुके हैं, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। और इतना ग्राम दिया है, ये सल्फर है, तो एक सल्फर में इतना है, तो आप पहले सल्फर का मोल निकालिए, सल्फर कितने एटम है वो निकालिए। तो एक एटम में कितने इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन है वो देख लीजिए, तो उसका टोटल करके आपको टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन निकालना है।
तो पहले आप स्टार्ट यहाँ से करिएगा। अगर मेरे पास एक सल्फर है तो इसमें इलेक्ट्रॉन कितने हैं? इलेक्ट्रॉन है न्यूट्रल है तो 16, प्रोटॉन कितने हैं? 16, ठीक है। और न्यूट्रॉन कितने हैं? न्यूट्रॉन इज इक्वल टू 32 माइनस 16 इज इक्वल टू 16। तो आपको टोटल नंबर पूछा है ना, टोटल नंबर ये तीनों का, तो टोटल क्या हुआ? ऑल आर 16 16 16। सो टोटल प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन प्लस इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू होगा कितना? 48, ठीक है। अगर एक एटम में 48 है, बाद में ये इसको इतना ग्राम आपको दिया है, सल्फर का एटॉमिक मास है 32, तो मोल निकाल लीजिए, बाद में सल्फर के मोलेक्यूल निकाल लीजिए। अगर एक सल्फर में 48 है तो जितने मोलेक्यूल्स है आपके पास उसमें कितने होंगे? तो आपको आंसर मिलेगा ये, ठीक है। चलिए, ये तो बहुत ही इजी क्वेश्चन आपके लिए। आपको पर्सनली कैलकुलेट करना है सब में। पहले क्लोरीन में आपको कैलकुलेट करने हैं कितने इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन है। बाद में एक क्लोरीन एटम में और क्लोरीन माइनस में। क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 17 है, एटॉमिक मास 35 है। आंसर आपकी स्क्रीन के ऊपर है, सॉल्व करना वीडियो पॉज करके, ठीक है। अब ये देखिए, कैलकुलेट द मास ऑफ, ये प्रॉब्लम भी अब आपके लिए इजी रहेगा। 1 मोल न्यूट्रॉन का किलोग्राम में मास फाइंड करिए। तो 1 का मास तो आपको दिया है, ये तो हम आगे भी करते थे। तो 1 मोल का कितना होगा? तो 1 का मास लिख लीजिए। 1 न्यूट्रॉन का आपको दिया है 1.675, तो 1 मोल का कितना होगा? 0.622 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻23 का कितना होगा? इसको सोल्व करिए। ये वैल्यू यहाँ पे, ये जो है वो यहाँ पे रख दीजिए और सीधा मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक है। अब लास्ट क्वेश्चन एक्सरसाइज में दे रहा हूँ, वो ये देखिए, पूरा इस टेबुलर फॉर्म में। आंसर आपकी स्क्रीन के ऊपर है, अगर आप कहीं पे गलती करते हो तो आपको समझ में आ जाएगा। आपको यहाँ पे सीधा क्वेश्चन पूछा है कि, क्या क्वेश्चन है पढ़िए आप इसको, वेरी सिंपल, कि सिंबल, नेम एंड एटॉमिक नंबर सब अपने आप लिखना है आपको। ZA, उसमें कितने इलेक्ट्रॉन है, कितने प्रोटॉन है, कितने न्यूट्रॉन है, 1 to 20 एटॉमिक नंबर। आपको 1 to 30 तो पता ही है, तो आप इस टेबुलर फॉर्म में आंसर लिख लीजिए। आंसर होमवर्क में करिएगा। और हाइड्रोजन से लेके नियोन तक, उसका पहले सिंबल, उसका नाम, उसका एटॉमिक नंबर क्या है, वो तो सीरियली आएगा 1 to 10। आपको करना है 1 to 20, यहाँ पे पूछा है तो 1 to 10 यहाँ पे लिखा है, बाकी 11 to 20 आपको अपने आप करना है, ठीक है। पीरियोडिक टेबल या तो कुछ आप एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास की हेल्प ले सकते हो। 1 to 30 आपने सब प्रिपेयर किया है, एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास अगर किया है तो इजीली आ जाएगा। आपको 20 एलिमेंट का करना है, यहाँ 10 एलिमेंट्स का करके दिया है। उसी तरह एक दूसरा टेबल बनाओ जिसमें आप सोडियम से लेके आर्गोन तक, ठीक है, 18, सॉरी कैल्शियम तक 20 तक दूसरा एक टेबल बनाओ, ठीक है। एक टेबल आपके सामने है, कितने प्रोटॉन, ऐसा ही टेबल एक आपको बनाना है, फंडामेंटल पार्टिकल, Z, एटॉमिक नंबर, वो सब कैलकुलेट करके, ठीक है। तो ये भी आप कर लेना। अब मैं थियोरी की ओर आगे जा रहा हूँ। जो हमारा चैप्टर है अभी तक जो हमने पढ़ा, इसका एप्लीकेशन मतलब आपको कितना समझ में आ रहा है, इसके हिसाब से ये सब प्रॉब्लम थे। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। इन एटॉमिक स्ट्रक्चर 3 टर्म्स वी आर यूजिंग फ्रिक्वेंटली। वो ठीक तरह से हमारी बुक में इतना स्पेसिफिक नहीं दिया है, तो आप जैसे मैं आपको समझा रहा हूँ वैसे क्वेश्चन लिख लीजिए। क्वेश्चन रहेगा आपका, एक्सप्लेन टर्म्स, उसमें आप पहली टर्म समझाएंगे आइसोटोप्स। ये आपके लिए नया नहीं है, आगे आप पढ़ के आ रहे हो, लेकिन थोड़ा मुझे डिस्कस करना है। दूसरी टर्म है वो है आइसोबार्स, और तीसरी टर्म जो है वो है आइसोटोन्स। तो चलिए हम पहली टर्म समझाते हैं, वो टर्म है आइसोटोप।
अब मैं सिंगुलर में लिख रहा हूँ। आइसोटोप जो है वो दो वर्ड का मिक्सचर है। सब में जो आइसो 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 हमें बहुत बार यूज़ करना है। आइसोमर्स, ठीक है, आइसो डायाफॉर्मस, ऐसा कई बार आइसो। आइसो का मतलब हर बार सेम होता है। और दूसरा टर्म है टोपोस। आइसो का मतलब होता है सेम, टोपोस का मतलब होता है प्लेस। जो एलिमेंट एक से ज़्यादा है लेकिन उसकी प्लेस पीरियोडिक टेबल में सेम है, जैसे हाइड्रोजन जैसे वो 3 आइसोटोप हैं उनके, फिर भी वो पीरियोडिक टेबल में उसी जगह पे एक ही लिखा जाता है। कार्बन के 2 है, ऑक्सीजन के 3 है, यूरेनियम के 3 है, ठीक है। तो पीरियोडिक टेबल में उसके लिए कोई अलग स्पेस नहीं। ये तो डाल्टन की एटॉमिक थियरी की लिमिटेशन है कि वो आइसोटोप के बारे में कुछ नहीं बताते हैं। और दूसरा जो मेंडलीफ पीरियोडिक टेबल है उसकी भी ये लिमिटेशन है कि वो जब अरेंज करता है तो आइसोटोप के बारे में कुछ नहीं बोलता है। तो हम लोग डेफिनेशन देंगे आइसोटोप। मैं एक शॉर्ट में वर्ड लिख रहा हूँ, आपको फ्रेम करनी है, ठीक है, डेफिनेशन। तो हम डिफाइन करेंगे द एलिमेंट्स, और आप लिखेंगे कि द species having same atomic number but different atomic mass and different number of neutrons are called isotopes to one another। ये जो है वो एक दूसरे के आइसोटोप्स हम गिनते हैं। उसको शॉर्ट में अगर मैं लिखना चाहूँ तो ऐसे स्पीसीज जिसका एटॉमिक नंबर सेम है, सेम एटॉमिक नंबर, डिफरेंट एटॉमिक मास एंड डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। आप ऐसे याद रख सकते हो, SANDAMDN। अगर ये याद रह गया तो फिर आइसोबार में भी आसानी होगी। सिर्फ चेंज करना है, डी यहाँ पे लेना है और एस यहाँ पे लेना है। एस और डी को चेंज करेंगे तो आइसोबार हो जाएगा। बना सकते हो ना आप। लेकिन इससे पहले मैं आपको एग्जाम्पल देना चाहता हूँ। एक्स फॉर एग्जाम्पल, हाइड्रोजन 1 1, हाइड्रोजन 1 2, हाइड्रोजन 1 3। इसका नाम क्या है? इसको बोलते हैं प्रोटियम, इसको बोलते हैं ड्यूटेरियम, और ये तीसरे वाला जो है उसको बोलते हैं ट्रिशियम, और ट्रिटियम भी बोल सकते हो अकॉर्डिंग टू स्पेलिंग, ठीक है। अब देखिए डेफिनेशन को सेटिस्फाइड करेंगे। उसका ये नाम है और दूसरा सिंबल भी इसका दिया है, इसको ऐसे लिख सकते हो H1। ड्यूटेरियम को D12 लिख सकते हो, ट्रिशियम को T13 लिख सकते हो। इसका एटॉमिक मास अगर देखो तो एटॉमिक मास डिफरेंट है, देखिए 1 2 3। एटॉमिक नंबर देखो तो सेम है 1 1 1, है ना। अगर आप इसमें इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन कैलकुलेट करना चाहे तो इलेक्ट्रॉन सेम है 1 1 1, ठीक है। प्रोटॉन भी सेम है सब में 1 1 1। अब डिफरेंस जो आता है वो न्यूट्रॉन में आता है। न्यूट्रॉन इसमें बिल्कुल नहीं है, 0। इसमें न्यूट्रॉन 1 है, इसमें न्यूट्रॉन 2 है, ठीक है। ये टेबल बना के लिख लीजिएगा। ये सबसे ज़्यादा जो होता है 99 पॉइंट। अब परसेंटेज प्रपोर्शन अगर आपको पूछे कि सबसे ज़्यादा कौन सा होता है तो मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ, अगर ड्यूटेरियम का परसेंटेज, सॉरी प्रोटियम का पूछे तो 99.98% इसका है ना, 99.98%। नीचे जगह नहीं है, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, आप टेबल में लिख लेना। इसका अगर परसेंटेज पूछे तो ये बहुत ही कम मिलता है, 10⁻⁻15%। और बीच में आप ज़रा लिख लेना 0.0156% इसका ड्यूटेरियम का। तो सब मैंने दिए। चलिए मैं कुछ और एग्जाम्पल आपको इसके बारे में दे रहा हूँ। सो मेनी एग्जाम्पल्स आर देयर, ठीक है। दूसरा एग्जाम्पल, अब उसको आप इवैल्यूएट मत करो। कार्बन
12, कार्बन 13, कार्बन 14, ये 3 आइसोटोप है। 2 जाने जाते हैं, 12, 14, 13 इतना फेमस नहीं है। एटॉमिक नंबर सेम है, नीचे किस साइड सेम है, ऊपर डिफरेंट है, तो न्यूट्रॉन डिफरेंट डिफरेंट आएंगे। देखिए डेफिनेशन सेटिस्फाइड हो रही है, सेम एटॉमिक नंबर डिफरेंट एटॉमिक मास। तीसरा एग्जांपल लिखो, चलो ऑक्सीजन का लिखो, ऑक्सीजन 16, ऑक्सीजन 17 और ऑक्सीजन 18। काफ़ी हम दे सकते हैं, सबका एटॉमिक नंबर सेम है। पीरियोडिक टेबल में ये सबसे ज़्यादा हम यूज़ करते हैं, यहाँ पे ये सबसे ज़्यादा हम यूज़ करते हैं, है ना बेटा। चलो ये फोर्थ नंबर लिखो, फोर्थ नंबर यूरेनियम, आपको पता है 235 एटॉमिक नंबर है उसका 92। दूसरा यूरेनियम होता है 238, एटॉमिक नंबर उसका है 92। तो दोनों का एटॉमिक मास डिफरेंट है। तो 4 एग्जाम्पल मैंने दे दिए। चलिए बहुत हो गए, और कभी आपको नाइट्रोजन के भी आइसोटोप है और काफ़ी एलिमेंट है, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि आइसोटोप का मीनिंग क्या है। ठीक है, अब हम बात करेंगे आइसोबार्स के बारे में। अब आइसो मीन्स सेम, बार्स मीन्स ऊपर की साइड। ऊपर की साइड क्या लिखते हैं हम, एटॉमिक मास। तो एटॉमिक मास सेम होगा, एटॉमिक नंबर डिफरेंट होगा। अब एक एक एग्जाम्पल से हम इसको समझाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, एक एक एग्जाम्पल ही देंगे। तो आप लिख लो, द स्पीसीज हैविंग, द स्पीसीज हैविंग same atomic mass, same atomic mass, but different atomic number, different atomic number and different number of neutrons। क्या, different। अब यहाँ पे मैं जो भी पार्टिकल को कंपेयर करना चाहूँ ना कर सकता हूँ, लेकिन मैं 3 ही ले रहा हूँ, एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास एंड न्यूट्रॉन, इतना काफ़ी। अब आप ऐसा मत बोलना कि प्रोटॉन सेम रहते वो, ये 3 को कंपेयर करोगे, बात आपको पूरी समझ में आ जाएगी। ठीक है, तो हैविंग सेम एटॉमिक मास, डिफरेंट एटॉमिक नंबर एंड डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स आर कॉल्ड आइसोबार्स टू ईच अदर, और अगर ज़्यादा है तो वन अनदर। ठीक है, आइसोबार्स टू ईच अदर। आगे का स्टेटमेंट आप क्लियर कर लेना। यहाँ पे मैं एक ही एग्जांपल देके आपको समझाना चाहता हूँ। एक कार्बन का ले लो, एक नाइट्रोजन का ले लो। ठीक है, यहाँ एलिमेंट अलग होंगे, एक नहीं होंगे। 6, इसका एटॉमिक नंबर है 7, इसका एटॉमिक मास है 14, इसका भी एटॉमिक मास है 14। कार्बन, ये एक आइसोटोप है कार्बन का, ये भी कार्बन का आइसोटोप है जो ज़्यादा हम यूज़ करते हैं। देखिए उसकी ऊपर की साइड है सेम है, नीचे एटॉमिक नंबर डिफरेंट है। तो इसको शॉर्ट में अगर डेफिनेशन आप दिखना चाहिए, हमें मैंने आगे ही समझा दिया था कि इट मीन्स, अगर आप शॉर्ट में लिखना, पहली डेफिनेशन अगर याद है तो एस और डी बदलना है। डिफरेंट एटॉमिक नंबर, सेम एटॉमिक मास एंड डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। न्यूट्रॉन्स देख लीजिए दोनों में, 14 - 6 तो इसमें 8, 14 - 7 इसमें 7 न्यूट्रॉन है। एटॉमिक माइनस एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास माइनस एटॉमिक नंबर इज नथिंग बट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। जिसको शॉर्ट में ऐसे याद रखेंगे आप। आइसोटोप की याद आ जाएगी तो सिर्फ डी और एस का प्लेस बदल दो। उसमें थे एस डी डी, यहाँ पे है डी एस डी, डिफरेंट एटॉमिक नंबर सेम एटॉमिक मास। ठीक है, अब चलिए तीसरी डेफिनेशन की ओर हम बढ़ते हैं, और वो है आइसोटोन्स। आइसोटोन्स में टोन क्यों है, मुझे ऐसा लग रहा है कि टोन मतलब कि सबका टोन एक होगा। ठीक है, मतलब कि न्यूट्रॉन्स सेम है, तो इस वजह से दिया जा सकता है मेरी तरफ से। कोई हिस्ट्री में मैंने नहीं पढ़ा है ये, लेकिन आइसो मतलब सेम, टोन्स मीन्स कि न्यूट्रॉन्स, मतलब इसमें सब कुछ डिफरेंट होगा, सिर्फ न्यूट्रॉन ही सेम होगा। ठीक है, तो डेफिनेशन हम देंगे, द स्पीसीज, स्पीसीज में आप घबराइएगा मत। स्पीसीज मतलब हमारे एलिमेंट, एटम्स। द स्पीसीज हैविंग different atomic mass, different atomic mass, comma, different
atomic number but same number of neutrons, but same number of neutrons, same number of neutrons are called isotones to each other. एग्जाम्पल अगर मैं देना चाहूँ, एग्जाम्पल के लिए हम नेक्स्ट पेज में चलेंगे, लेकिन यहाँ शॉर्टकट में दे सकता हूँ। इसका मीनिंग शॉर्टकट में आप डेफिनेशन ऐसे याद रख सकते हो कि सब कुछ डिफरेंट है, डिफरेंस एटॉमिक नंबर, डिफरेंस एटॉमिक मास, बट सेम न्यूट्रॉन। यहाँ पे डी ऐसा हो रहा है, DDS डिफरेंट एटॉमिक नंबर, डिफरेंट एटॉमिक मास। ठीक है, चलिए एग्जाम्पल ले लेते हैं। एक एग्जाम्पल से आप समझने की कोशिश करिए आइसोटोन। चलिए मैं सिलिकॉन, आप इसको याद रख सकते हो सिप्स, सिप्स मतलब कुछ पीना, सिप्स SIPS। इसका एटॉमिक नंबर है 14, इसका एटॉमिक नंबर है 15 और इसका एटॉमिक नंबर है 16, तीनों अलग है। सिलिकॉन का एटॉमिक मास है 30, फॉस्फोरस का 31 और इसका है 32। तो देखिए ये एटॉमिक मास जो है वो भी डिफरेंट, एटॉमिक नंबर जो है वो भी डिफरेंट, लेकिन आप इन तीनों में न्यूट्रॉन्स देखें तो 13 - 40 16, 31 - 15 16, 32 - 16 16। तो सब में एक चीज़ सेम है, वो है नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स आर सेम। तो इसको बोलेंगे आइसोटोन्स टू ईच अदर। ये तीनों जो है, ये तीन है तो वन अनदर बोलेंगे, आइसोटोन्स टू वन अनदर। अब जो केमिकल प्रॉपर्टीज में कहीं पे इलेक्ट्रॉन्स में कोई डिफरेंस नहीं है, तो केमिकल प्रॉपर्टी में कुछ फिजिकल प्रॉपर्टी में डिफरेंस हो सकता है, लेकिन केमिकल प्रॉपर्टीज सेम रह सकती है। ठीक है, बिकॉज केमिकल प्रॉपर्टीज आर डिपेंड अपॉन, केमिकल प्रॉपर्टीज आर डिपेंड अपॉन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो ये आइसोटोन्स के बारे में तो ऐसा नहीं बोल सकते, लेकिन एक बार आप नीचे नोट कर लो जिसमें जिस भी इलेक्ट्रॉन सेम है। ठीक है, तो सिर्फ आइसोटोप्स के बारे में बोल सकते हैं, आइसोबार्स एंड आइसोटोन्स के बारे में नहीं बोल सकते, क्योंकि उसमें एटॉमिक नंबर चेंज हो जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप लिख लो एक नोट, इन आइसोटोप्स, आइसोटोप्स all chemical properties remain same, ऑल केमिकल प्रॉपर्टीज। वो आइसोटोप के नीचे लिखना था लेकिन वहाँ मैं भूल गया, इसलिए यहाँ लिखा रहा हूँ नोट करके। इन आइसोटोप्स ऑल केमिकल प्रॉपर्टीज रिमेन सेम। अब आप सोचना, ऐसा हम आइसोबार और आइसोटोन में नहीं बोल सकते क्योंकि इलेक्ट्रॉन सेम नहीं रहते। इन आइसोटोप्स ऑल केमिकल प्रॉपर्टीज रिमेन सेम because number of electrons are same इन ऑल आइसोटोप्स। कोई भी आइसोटोप्स ले लो तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स तो उसमें सेम ही रहेंगे। ठीक है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स रिमेन्स, इलेक्ट्रॉन्स आर सेम इन ऑल आइसोटोप्स ऑफ वन एलिमेंट, ऑफ वन एलिमेंट। और मैं आपको बोल दूं कि सभी केमिकल प्रॉपर्टी जो है, because chemical properties depends on इलेक्ट्रॉन्स। तो एक एलिमेंट के सभी आइसोटोप उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज सेम होगी, दे डिफर इन ओनली फिजिकल प्रॉपर्टीज। दूसरा पॉइंट करके लिख लो, दे डिफर, मैं आइसोटोप्स की बात कर रहा हूँ, ये आइसोबार और आइसोटोन में नहीं लगेगा। दे आर डिफर in their physical properties, they are differ in
their physical properties. Their physical properties, ठीक है। अब एक एग्जाम्पल यहाँ पे मैं दूं, तो अगर आप H2O बोलेंगे और अगर आप D2O बोलेंगे तो कुछ नहीं है, H2O की जो केमिकल प्रॉपर्टी है वही D2O की है, सिर्फ ये जो है वो सिंपल वाटर है और ये हैवी वाटर है, फिजिकली इसकी डेंसिटी ज़्यादा आएगी। ये सिंपल वाटर, तो ये एक सिंपल एग्जांपल से मैं आपको समझा रहा हूँ। केमिकल प्रॉपर्टी में कोई चेंज नहीं है, सिर्फ फिजिकल। ये हैवी वाटर हो जाता है क्योंकि मास इसका बढ़ जाता है। ये इसका 18 है तो यहाँ 2 और बढ़ जाता है तो इसका 20 हो जाएगा। इसका 18 ग्राम पर मोल है, ठीक है। तो सिर्फ फिजिकल प्रॉपर्टीज बढ़ती है। चलिए अब हम नेक्स्ट टॉपिक की ओर आगे बढ़ते हैं। तो आपको ये 3 टर्म पूरी तरह से समझ में आ जानी चाहिए, आइसोटोप्स, आइसोबार्स एंड आइसोटोन्स, ठीक है। सब में आइसो का मीनिंग है सेम, टोपोस, टोप्स मतलब सेम प्लेस, बार्स मतलब कि उसका मास सेम, और टोन्स वो मैं बोल रहा हूँ कि ड्यू टू द सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, ओके। चलो मेरे प्यारे बच्चों, अब हम लोगों को आगे बढ़ना है एक और मॉडल की तरफ, वो मॉडल नंबर 3, एंड दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मॉडल। लास्ट मॉडल तो एक्सेप्टेड है, न्यूक्लियर मॉडल, लेकिन बोहर का मॉडल भी कोई कम नहीं था। बहुत ही थियरीज का सपोर्ट लेके उसने हमें एक मॉडल दिया था। आप आगे भी पढ़ के आते हो बोहर्स एटॉमिक मॉडल, लेकिन आप पहले अपनी बुक में, यहाँ से टॉपिक चेंज हो रहा है तो आप अपनी बुक में एक हेडिंग लगा लीजिए, और वो होगा ये कि डेवलपमेंट लीडिंग टू द बोहर्स मॉडल ऑफ एन एटम। यह टॉपिक यहाँ से चेंज हो रहा है, ठीक है। डेवलपमेंट्स leading to the Bohr's model of atom, leading to the Bohr's मॉडल ऑफ एटम, ठीक है। अब बोहर्स के मॉडल के तक पहुंचने में, जैसे कहीं पे जाते हो तो जो है ना, वो आप गेम खेलते हो तो 3 4 5 6 स्टेप पार करके फिर आप अंदर घुसते हो, उसी तरह बोहर का मॉडल तभी आएगा, लेकिन उससे पहले हमें कुछ थियरी पढ़नी पड़ेगी। तो उसमें से फर्स्ट थियरी इज, आप क्वेश्चन लिख लीजिए, एक्सप्लेन नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। तो पहले आपके मन में ये सवाल आएगा कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन क्या है। वो कुछ नहीं है, जो सनलाइट है हमारी वो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। लाइट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। तो लाइट जो है वो 2 प्रकार की नेचर वो एक्वायर करती है। एक तो लाइट के पास पार्टिकल नेचर होता है, और लाइट के पास जो दूसरा नेचर होता है वो वेव नेचर होता है। अब जो मैं आपको समझाने जा रहा हूँ वो आपको लिखना नहीं है, ये सिर्फ 2 पॉइंट पहले लिख लीजिए कि लाइट इज़ नथिंग बट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। लाइट के पास पार्टिकल नेचर भी है, लाइट के पास वो वेव नेचर भी है, जो हमें एग्जाम्पल देके समझाना है। जो आइंस्टाइन, मैक्सवेल और ह्यूजन, ये सब साइंटिस्ट है, उन लोगों ने समझाया है। हमें सिर्फ एग्जाम्पल देके छोड़ देना है, साइंटिस्ट को आगे आगे याद करते जाएंगे। जब उसकी थियरी आएंगी तो कौन सी थियरी पार्टिकल नेचर में है, कौन सी थियरी वेव नेचर में है। तो यहाँ पे मैं आपको जो समझा रहा हूँ वो थोड़ा ध्यान से समझिएगा। जैसे कि मैं कोई बिल्डिंग में ऊपर चढ़ रहा हूँ या तो नीचे उतर रहा हूँ, तो मैं स्टेप बाय स्टेप ऊपर जाऊँगा, नीचे उतरूँगा, ठीक है। ये देखिए स्टेप्स है, तो एक स्टेप्स को लेके दूसरे स्टेप के ऊपर, ये पहला स्टेप ऊपर वाला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा। तो ऐसे जैसे आपको पता चलता है कि मैं एक स्टेप नीचे आया और एक स्टेप नीचे आया, तो ये जो नेचर है ना उसको बोलते हैं पार्टिकल नेचर। कौन सा नेचर बोलते हैं हम? पार्टिकल नेचर। और दूसरा है कि वेव नेचर। तो वेव नेचर, जैसे आप कोई वाटर पार्क में जाते हो
वाटर पार्क में जाते हो और बड़ी राइड में ऊपर से सीधा स्लिप होके नीचे आते हो, तो इसमें कहीं पे आप रुकते नहीं हो। आपको ऐसा, आप ऐसा नहीं बोल सकते कि इस सेकंड में पे यही था वहाँ था, तो सीधा आप स्लाइडर से नीचे आ रहे हो, ठीक है। वो तो हाई स्पीड में आ रहे हो, हालांकि हमारी स्पीड तो वैसे भी हम लोग देख सकते हैं, कैमरे में क्लिक भी कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि स्पीड कम होती है, लेकिन लाइट उससे भी ज़्यादा स्पीड में आ रही है। तो ऐसे सीधा नीचे आते हुए, यहाँ पे कोई स्टेप नहीं है, तो ऐसे अगर लाइट आ रही है तो उसको बोलते हैं वेव नेचर, ठीक है। ये मैं समझा रहा हूँ सिंपल लैंग्वेज में कि पार्टिकल नेचर और वो वेव नेचर में क्या फ़र्क होता है, ठीक है। अब चलिए हम देखते हैं कि पार्टिकल नेचर के बारे में किसने क्या बोला, वेव नेचर के बारे में किसने क्या बोला, ठीक है। ये ग्राफ आपको ड्रॉ नहीं करने, समझाने के लिए बोले। तो पहली बार, माय डियर फ्रेंड्स, फर्स्ट टाइम इन 1900 मैक्स प्लैंक सजेस्टेड पार्टिकल नेचर। उसने ऐसा बोला कि लाइट आर नथिंग बट मेड अप ऑफ पार्टिकल्स। उसने ऐसे बोला, ये डॉट 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 पार्टिकल्स है, वो कलेक्ट होकर लाइट बनती है। लेकिन उसके बाद कुछ अंतराल पे वो प्लैंक ने क्यों सजेस्ट किया, टू एक्सप्लेन सम एक्सपेरिमेंट ऑब्जर्वेशन, उसको ऐसे मिले होंगे। तो आप यहाँ पे लिख सकते हो कि टू एक्सप्लेन द ऑब्जर्वेशंस ऑफ सम एक्सपेरिमेंट मैक्स प्लैंक सजेस्टेड पार्टिकल नेचर, ठीक है। उसके बाद एक साइंटिस्ट आया, बहुत ही कम टाइम के लिए, ह्यूजन। ह्यूजन सजेस्टेड वेव नेचर ऑफ लाइट। उसने सजेस्ट किया वेव नेचर ऑफ लाइट। वो बोलता है कि लाइट का नेचर जो है वो वेव नेचर है, ठीक है। सो द वेव नेचर ऑफ लाइट कैन बी एक्सप्लेन, फॉर एग्जाम्पल उसने दो फिनोमिनन, एक तो इंटरफियरेंस, एक उसने ऑब्जर्व किया इंटरफियरेंस, एंड दूसरा उसने ऑब्जर्व किया डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। Interference of light and diffraction of light is, or you can say the electromagnetic radiation, only possible if they are, कभी आपने देखा होगा कि आप एफएम सुनते हो तो एक स्टेशन के साथ दूसरा स्टेशन बजने लगता है, उसको बोलते हैं इंटरफियरेंस ऑफ वेव्स। डिफ्रैक्शन मतलब कि लाइट की आप ऐसे डिज़ाइन देख सकते हो, ऐसी आप एक्सरे में डिज़ाइन देखते हो, एक्सरे शोज में ऐसे ऐसी लाइट की डिज़ाइन आती है राउंड या तो, और ये जो डिफ्रैक्शन है, that is only possible if light exists as a in a wave। बाद में आइंस्टाइन आए, मेन हीरो की एंट्री हुई 1902 में। इन 1902 आइंस्टाइन सजेस्टेड पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट, क्योंकि उसने एक ऑब्जर्वेशन किया था, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। आइंस्टाइन सजेस्टेड द पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट टू एक्सप्लेन, Einstein suggested, write down, particle nature of light, particle nature of light to explain, ये थियरी हम बाद में पढ़ने वाले हैं, टू एक्सप्लेन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। इसका नाम ही ऐसा है, फोटो मीन्स सनलाइट, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, ठीक है। उसने ये भी बोला कि एब्सॉर्प्शन इमिशन कैन बी अप्लाइड टू रेडिएशन, और आइंस्टाइन ने यह भी बोला कि these radiations made up of particles called photon, these radiations are made up of particles called photon। अब देखिए साहब, यहाँ पे दो पार्ट पड़ गए, कोई बोल रहा है पार्टिकल है, कोई बोल रहा है कि ये वेव है। सो लेटर ऑन, ये मैं लास्ट यहाँ पे लेक्चर खत्म करूंगा, लेटर ऑन
particle as well as wave nature both accepted. Wave nature of light मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, बोथ एक्सेप्टेड। इसका मतलब क्या हुआ कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, देयरफॉर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, इसको शॉर्ट में लिख रहा हूं, हैव ड्यूअल नेचर। अगर जरूरत पड़ी तो वो पार्टिकल बन जाता है, अगर जरूरत पड़ी तो वो वेव्स बन जाता है। ठीक है, अब आपको देखना ही है कि पार्टिकल कहाँ पे वो बनता है, वेव्स कहाँ पे बनता है। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने पार्टिकल एज वेल एज वेव नेचर आपको समझाने की कोशिश की है। ठीक है, इससे आगे हम बाद में देखेंगे। ओके, थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच।